वाग्देव्यै नमो नमः। श्री दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय सांगानेर जयपुर के द्वारा हिंदी साहित्य के वर्तमान संदर्भ इस विषय पर आयोजित यह वेबिनार कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में महाविद्यालय परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। इस कार्यक्रम में आज के जो हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और मुख्य वक्ता भी हैं, वैसे आज वक्ता के रूप में 3 हिंदी के विद्वान हमें प्राप्त हुए हैं। उसमें जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भी रहेंगे और वक्ता भी हैं वो डॉक्टर प्रेमचंद रावका जी हैं, जो पूर्व प्रोफेसर हैं, रह चुके हैं। राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत कॉलेज जयपुर के पूर्व प्रोफेसर रहे हैं आप डॉक्टर प्रेमचंद रावका जी। आपसे मैं अनुरोध करूंगा इस कार्यक्रम की आप अध्यक्षता करेंगे, अध्यक्षता करके हमें कृतार्थ करेंगे। और आप वक्ता भी हैं, मुख्य वक्ता भी हैं। दूसरे हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो मिजोरम केंद्रीय विश्वविद्यालय आइजोल के हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ख्याति नाम आपका भी मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आप पूर्व में महाविद्यालय में भी हमारे सदस्य के रूप में रहे हैं, तो आपका तो विशेष अनुग्रह है और प्रेम है। तो आप हिंदी के बहुत अच्छे अनुभवी विद्वान हैं, कवि भी हैं, और प्रवक्ता अदिति महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, वहाँ है श्री डॉक्टर अजित कुमार पटेल जी। आप भी हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे विद्वान हैं। तो हिंदी साहित्य विषय पर 3 विद्वान आज हमें प्राप्त हुए हैं। ये हम सभी का, महाविद्यालय परिवार का, सबका सौभाग्य है। हम तीनों मुख्य वक्ताओं का, तीनों हिंदी साहित्य के विद्वानों का महाविद्यालय परिवार की ओर से और अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करता हूँ। जो है वैसा करो। आज हिंदी साहित्य के वर्तमान संदर्भ, यह जो मुख्य इसका मुख्य जो है हेडिंग, या कहेंगे जो मुख्य इसका प्रतिपाद्य विषय है, उसके अंतर्गत छोटे छोटे विषय लिए गए हैं। तो तीनों वक्ताओं के 3 विषय निर्धारित हैं। जो हमारे अध्यक्ष भी हैं और वक्ता हैं, उनका विषय है वर्तमान में हिंदी साहित्य की उपयोगिता। वर्तमान में हिंदी साहित्य की उपयोगिता आपका विषय है। दूसरे जो डॉक्टर अखिलेश कुमार शर्मा जी हैं, आपका विषय है वर्तमान के सवाल और साहित्य की दृष्टि। वर्तमान के सवाल और साहित्य की दृष्टि, इस विषय पर आप हमें उद्बोधन देंगे, हमें अनुभव कराएंगे। और डॉक्टर अजित कुमार पटेल जी का विषय है भूमंडलीकरण की संस्कृति और हिंदी साहित्य। भूमंडलीकरण की संस्कृति और हिंदी साहित्य, इस विषय पर हिंदी साहित्य की दृष्टि, नहीं हिंदी साहित्य, ये ठीक है, इस विषय पर डॉक्टर अजित कुमार पटेल जी का विषय है, उद्बोधन होगा। तो कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले महाविद्यालय की तरफ से स्वागत करने के लिए मैं महाविद्यालय IQAC के समन्वयक डॉक्टर ललित किशोर शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी का स्वागत करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। डॉक्टर ललित किशोर शर्मा जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। और सभी से अनुरोध है, कृपया आप लोग जो है अपना म्यूट कर लेंगे, साउंड म्यूट कर लें। वीडियो चालू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर साउंड को म्यूट कर लें। सर्वेभ्यो नमो नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वागर्थाव्यु संप्रक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज श्री दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन
वेबिनार में आप सभी सुधीजनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज के जो इस संगोष्ठी है, इस संगोष्ठी में हमारे संस्था के अध्यक्ष महोदय माननीय श्री एन.के. सेठी साहब, उनका सर्वदा ही हमें प्रेरणा मिलती रहती है। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय श्री एन.के. सेठी साहब, संस्था के मानद मंत्री श्री महेश चंद जी जैन चांदवाड़ साहब, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे मार्गदर्शक, जिनका हमें सर्वदा ही मार्गदर्शन मिलता रहता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है, और वो हमारी संस्था के परिवार के एक सदस्य हैं, माननीय श्रीमान प्रोफेसर प्रेमचंद जी रावका साहब। मुझे तो उनके सानिध्य बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हमें इस कार्यक्रम में उन्हें सुनने का अवसर मिलेगा और उनके उद्बोधन से बहुत कुछ लाभान्वित भी होंगे। मैं उनका संस्था की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं आदरणीय गुरुजी को। और केंद्रीय विश्वविद्यालय मिजोरम केंद्रीय विश्वविद्यालय आइजोल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश कुमार शर्मा जी का भी मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक युवा और उत्साही लेखक, कवि और बहुत अच्छे वक्ता हैं। मुझे तो उनको सुनकर बहुत आनंद आता है। हमारे महाविद्यालय में थे, उनकी मधुर वाणी से हम सभी बहुत आनंदित होते थे। उनका अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में चयन हुआ, हमें बहुत खुशी रही। आज उन्हें भी हमें सुनने का मौका मिलेगा और बहुत अच्छे विषय पर उनका उद्बोधन होगा। वर्तमान हिंदी साहित्य, वर्तमान के सवाल और हिंदी साहित्य की दृष्टि, बहुत अच्छा चिंतन रहता है अखिलेश जी का। तो उन्हें हमें सुनने को मिलेगा। उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और एक और मुख्य युवा वक्ता हमारे सामने हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से अदिति महाविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर अजीत पटेल जी। बहुत युवा और उत्साही, ये भी अच्छे हिंदी के वक्ता हैं। तो आज इनका भी हमारी संस्था की ओर से, महाविद्यालय की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हमने ये जो विषय रखा, तो हमारा ये चिंतन था कि यहाँ जो विषय, तो एक ही हमने टाइटल दिया उसका, वर्तमान में हिंदी साहित्य की उपयोगिता, किंतु हमें तीनों वक्ता जो हमारे बहुत अच्छे वक्ता हैं, तीनों से थोड़ा अलग विषय पर हमको सुनने को मिलेगा। तो इन सब से हम लाभान्वित होंगे। और इस कार्यक्रम में, इस तरह के जो हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं IUPAC के लिए, तो हमारे आदरणीय प्राचार्य जी डॉक्टर अनिल कुमार जी जैन, उनका सर्वदा हमें प्रेरणा मिलती है, सहयोग मिलता है, और वो हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं, उत्साहित करते रहते हैं कि हमें इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके न केवल विद्यार्थियों के लिए, अपितु हमारे जो श्रोतागण हैं, सुधीजन लोग हैं, उन सब लोगों को भी कुछ नए विषय पर सुनने को मिले। इसलिए मैं आदरणीय प्राचार्य जी का भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और बिना किसी विलंब के इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं श्री कृष्णदेव शुक्ल जी, जो आज के कार्यक्रम के संचालक हैं, और हमारे इस हिंदी विभाग के अभी जो प्रवक्ता हैं श्री सुनील पुरी गोस्वामी जी, इनका भी स्वागत है। इनका भी हमें इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग है और इन्हीं के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित है। और भी हमारे यहाँ श्रोतागण हैं, उसमें बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं। कमलकांत बलान जी जो हमारे साथ सर्वदा ही जुड़े रहते हैं, मैं तो उनसे जब भी आग्रह करता हूँ वो तुरंत
इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आगे के कार्यक्रम की गति के लिए मैं श्री कृष्णदेव शुक्ल जी को निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को गति प्रदान कर संपन्न करावे। धन्यवाद। डॉक्टर अखिलेश कुमार शर्मा जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? अखिलेश शर्मा जी, अखिलेश जी जुड़े नहीं क्या अभी? कोई बात, देख लेते हैं। अखिलेश जी नहीं जुड़ेंगे अभी, राव का साहब का करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। आज सबसे वरिष्ठ है और उनको उद्बोधन हमें बहुत ही उपयोगी रहेगा, इसलिए राव का साहब का करवाइए। आपका अध्यक्षीय उद्बोधन तो अंत में ही व्याख्यान हो तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा हमें। तो अजीत पटेल जी का कराइए और लाइव। पहले आज मुख्य प्रथम जो वक्ता के रूप में मैं दिल्ली प्रवक्ता अदिति महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है डॉक्टर अजित कुमार पटेल जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं आप हमें भूमंडलीकरण की संस्कृति और हिंदी साहित्य इस विषय पर उद्बोधन प्रदान कर अनुग्रहित करें। माननीय सम्माननीय डॉक्टर अजित कुमार पटेल जी। और आप सभी से आग्रह है अपना अपना साउंड म्यूट कर लेंगे जिससे व्यवधान नहीं हो व्याख्यान में। हेलो जी हाँ जी, सभी को मेरा सादर नमस्कार। सभी 24 तीर्थंकरों को प्रणाम करते हुए मैं विषय शुरू कर रहा हूं। मैं जैसा कि मुझे बताया गया है, मुझे इस विषय में बोलना है कि भूमंडलीकरण की संस्कृति और हिंदी साहित्य एक विषय रखा गया है। पूरा जो शीर्षक मुख्य शीर्षक है वो हिंदी साहित्य के वर्तमान संदर्भ है और उसी का एक विषय है भूमंडलीकरण की संस्कृति और हिंदी साहित्य। दरअसल देखा जाए तो जो नई सदी चल रही है या 20वीं सदी जो बीती है, इन दोनों सदियों में जो 100 साल उधर हुआ है, 20 साल इधर जो बीता हुआ है, ये भूमंडलीकरण की परिकल्पना, ग्लोबलाइजेशन जिसे बोलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा। यह परिघटना जो है हमारे रहन सहन, जीवन यापन, सोच विचार, जीवन के सभी पक्षों पर काफी प्रभावशाली हस्तक्षेप किया है। जाहिर सी बात है, जब जीवन के सभी पक्षों पर हस्तक्षेप कर रहा है, दखल दे रहा है, तो लिटरेचर पर भी, साहित्य पर भी इसका व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। थोड़ा सा संक्षेप हम लोग भूमंडली का समझेंगे, फिर इसका साहित्य से, खासतौर से हिंदी साहित्य कैसे जुड़ाव हुआ, क्या प्रभाव डाल रहा है साहित्य पर, हमारी संस्कृति पर, उसकी बातचीत करेंगे। जैसे नाम से स्पष्ट है कि भूमंडलीकरण का शाब्दिक अर्थ है भू और मंडलीकरण, दो शब्दों से मिलकर बना है। भू का अर्थ है भूमि और मंडलीकरण का अर्थ है समाहित करना। तो मतलब ये निकला कि संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण भूमंडल एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर, एक जगह पर जुड़ जाए। इसी के कालांतर में, इसी भूमंडलीकरण के संदर्भ में एक और परिकल्पना पेश हुई, ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांव का। आप सभी जानते होंगे कि 1965 के आसपास एमसी मैकलुहान, कोई अमेरिकी पाश्चात्य जो चिंतक था, उसने ग्लोबल विलेज का की अवधारणा पेश की। तो वैश्विक गांव का मतलब ही हुआ कि संपूर्ण भूमंडल जो है एक गांव के रूप में रहे, सीमा का कोई उल्लंघन, सीमा कोई न रहे, कोई लोग आपस जब चाहें तब बातचीत कर सके। ऐसा हम आज के जमाने में देख भी रहे हैं कि हम अगर अमेरिका या यूरोप या कहीं भी दुनिया किसी कोने में किसी से बात करनी हो, किसी से मिलना हो, तो हम चंद मिनटों में मुखातिब। तो ये वैश्विक गांव परिकल्पना। भूमंडलीकरण के जो अवधारणा रही है, जो स्वरूप रहा है, वो हम दो दृष्टियों से देखते हैं। एक तो जो पाश्चात्य दृष्टिकोण रहा है, पश्चिम के जो चिंतकों ने समझा, उस हिसाब से देखेंगे, और जो भारतीय दृष्टिकोण रहा है, हमारी जो अपनी समझ रही है, इसके परिप्रेक्ष्य में हम संक्षिप्त में देखेंगे। जो पश्चिम के चिंतक थे, अमूमन सभी, उनका जो नजरिया रहा, जो दृष्टिकोण रहा भूमंडलीकरण को समझने का, उसका जो सेंटर पॉइंट है, जो कोर बिंदु है, वो अर्थ है, आर्थिक दृष्टिकोण रहा है, व्यापार रहा है, व्यवसायिक मानसिकता रही है। इसी के संदर्भ में उनका
चिंतन रहा है। जैसे चिंतक हुए हैं थॉमस फ्राइडमैन साहब, अमेरिका के हैं। उन्होंने भूमंडलीकरण को परिभाषित करते हुए बताया कि भूमंडलीकरण वास्तव में विश्व के लगभग सभी जितने देश हैं उनके बाजार, उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी प्रौद्योगिकी आपस में इंटीग्रेशन है, एकीकरण है, यही भूमंडलीकरण है। और लगभग सभी, फिर बाद में नॉम चॉम्स्की साहब, इंडा रसोल्ड साहब, तमाम लोगों ने जो चिंतन अपना दर्शन दिया ग्लोबलाइजेशन को लेकर, वो इसी के आसपास ही घूमती नजर आती है। रही बात अपनी भारतीय परिप्रेक्ष्य की, तो ये चिंतन भले ही भूमंडलीकरण की परिकल्पना जो है वो 20वीं सदी की आधी सदी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आती है। सभी विद्वानों का मंतव्य भी इसी के आसपास 65, 70, 85, 90, 2000 अभी तक चल रहा है। लेकिन हमारा जो चिंतन है, हमारी जो विचारधारा है इस संदर्भ में, भूमंडलीकरण संदर्भ में, वो काफी प्राचीन रही है। हमारे शास्त्रों में भी, हमारे पुराणों में भी यह बात विद्वानों ने कही है, लिखी है। ये वसुधैव कुटुंबकम आप लोग सभी जानते होंगे कि धारणा हमारे संस्कृति में ही है। अयम निधि पर्वती गणना लघुति दार चरिताम तब वसुधैव कुटुंबकम, या फिर सर्वभंग सुखिन सर्वे संत निराम है। ये सब अवधारणा हमारे संस्कृति में, हमारे विचारधारा में हमेशा से चली आ रही है। तो हमारी जो अवधारणा रही है वो ये मानती है कि संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, एक कुटुंब है, सभी निरोगी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी सुखी रहे, ऐसी परिकल्पना हमारे संस्कृति में रही। यही भूमंडलीकरण की अवधारणा जो बेसिक है, ये हमारी है। बाद में 1990 तक का आते आते विश्व में भी और भारत में भी कुछ भौगोलिक और राजनीतिक परिवर्तन शुरू हुए, आर्थिक रूप से भी परिवर्तन शुरू हुए। कहीं न कहीं से एक विशेष विचारधारा पूरे विश्व में थोप दी गई पश्चिम के कुछ देशों के द्वारा, खासतौर से अमेरिका या ब्रिटेन जैसे देशों में। तो 90 के आसपास अंतिम दशक में हम देखते हैं कि सोवियत संघ का विघटन होता है, शीत युद्ध की समाप्ति होती है, एक विशेष देश का प्रभुत्व जो है पूरे भूमंडल पर दिखाई देता है, जिसका नाम अमेरिका है, सर्वशक्तिशाली देश के रूप में उभरता है। और जो हमारी स्थिति थी उस समय 90 के आसपास, अगर आर्थिक रूप से देखें तो भयंकर क्या कहते हैं, मंदी आई हुई हमारे देश में। आर्थिक आपातकाल भी था, फॉरेन व्यापार, विदेश से व्यापार करने के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा भी नहीं था। फिर उस समय तत्कालीन जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, और प्राइम मिनिस्टर थे नरसिंह राव जी, उन्होंने एक विधेयक लाया संसद में, उदारीकरण, निजीकरण और बाजारीकरण को बढ़ावा मिले कि विदेश की कंपनियां हमारे देश में आए, इन्वेस्टमेंट करें, ऐसी प्रक्रिया। धीरे धीरे हमारे अर्थव्यवस्था सुधार भी हुआ, तो ये लाभ नहीं मिला। लेकिन इन अर्थव्यवस्था के सुधार होते होते कब हम पश्चिम की संस्कृति को धीरे धीरे अडॉप्ट कर ली, अपने में ग्रहण कर ली संस्कृति में, ये हमको पता भी नहीं चला। और हालात आज ये है कि हम मजबूर हो गए, हम न चाहते हुए भी अपनी संस्कृति में उसको शामिल कर लिए, जबकि और हमारी संस्कृति भी धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। बची हुई है कि हमारी संस्कृति की महान अस्मिता ताकत रही है कि हम भी अछूत रखे हुए हैं अपनी संस्कृति, लेकिन फिर भी दखल उनका बढ़ा है, जैसा हम लोग देख भी सकते हैं। अपनी कुछ एक दो उदाहरण पर बातचीत भी करेंगे तो साहित्य में, एक ऐसे देखिए हमारे संस्कृति में, हमारे सभ्यता में, हमारे सोच में परिवर्तन ला रहे हैं। और ये सही बात है। अमूमन हमारी जो हमारे देश के लोग, वो निर्णय क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, अपने सोच से कम ले रहे हैं। जो टीवी बताती, जो विज्ञापन बताते हैं, उससे निर्णय लेते हैं कि हमको कैसा जीवन यापन करना है। तो फिर एक चिंतक हुए अभय कुमार दुबे, उन्होंने भूमंडलीकरण को लेकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी वही दर्शन दिया जो पश्चिमी दर्शन थे। बेसिकली सही भी है। ग्लोबलाइजेशन का जो मेन थीम है वो अर्थव्यवस्था पे ही है कि संपूर्ण विश्व जो है एक अनिवार्य तौर से साथ में जुड़ जाए। साहित्य में इसका जो हस्तक्षेप हुआ, जाहिर सी बात है कि साहित्य पर विचारधाराओं का प्रभाव हमेशा से रहा है। इसलिए किसी विचारधारा का और साहित्य से अनुनासिक संबंध हमेशा से ये हम देखते हैं। निश्चित रूप से इस तरह एक तरह से कहें कि भूमंडलीकरण, जैसे मैं शुरू में बताया कि दुनिया के सभी पक्षों पे, मनुष्य के जीवन यापन सभी पक्षों पे प्रभावित करता है। तो मांग चलते हैं कि सूर्य की रोशनी जहां जहां तक जाती है वहां तक भूमंडलीकरण का हस्तक्षेप आज हो चुका है। तो निश्चित रूप से साहित्य का संबंध भूमंडलीकरण से भी जुड़ा
हमारे साहित्यकारों ने इसको देखा, जाना, पहचाना, इसके दुष्प्रभावों को अपने साहित्य में प्रस्तुति दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत पहले ही लिखा था कि साहित्य जो है जनता की कृतियों का संचित प्रतिबिंब होता है। निश्चित रूप से वो तब भी सही था और आज भी सही है कि आज भी जो साहित्य लिखे जा रहे हैं वो जनता की कृतियों का संचित प्रतिबिंब ही है और जनता के जन भावनाओं के आकांक्षाओं को के प्रतिनिधि के रूप में दिखाई देती है। साहित्यकार इसको प्रदर्शित करते हैं। नई सदी में जो साहित्य लिखे गए हैं उसमें भूमंडलीकरण का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है और एक नए परिवर्तन भी दिखाई देता है, नया ट्रेंड भी दिखाई देता है कि भूमंडलीकरण साहित्य के जो कंटेंट में, जो स्वरूप में बदलाव दिखाई देता है हम लोगों को। वो देखते हैं कि जैसे पहले क्या था कि एक पाठक होता था, वर्ग होता था और एक रचना होती थी, एक रचनाकार वर्ग होता था। तीनों का आपस में संबंध बहुत ही कम बन पाता था। रचनाकार ने रचना कर दी, पाठक प्रकाशन के यहाँ गया तो फिर प्रकाशित होकर बाजार में लोग खरीद के उसको पढ़ने लगे। लेकिन आज जो है तकनीकी और प्रौद्योगिकी के बढ़ते कदम में देखते हैं, परिदृश्य में हम देखते हैं कि रचनाकार और रचना और पाठक के बीच में जो गैप था, जो एक खाई थी, वो अब नहीं दिखाई देती। एक लगातार जुड़ाव दिखाई देता है, आपस में सामंजस्य दिखाई देता है ब्लॉग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। भले ही थोक के भाव में साहित्य लिखे जा रहे हैं, कुछ इसको आज किसी विद्वान ने कहा कि जो सोशल मीडिया पे साहित्य लिखे जा रहे हैं, कविताएं, लघु कथा, वो कहीं ना कहीं लुगदी है। तो वो अलग डिबेट है कि लुगदी है कि साहित्य की कोटि में रखा जाए कि नहीं रखा जाए। लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह से परिवर्तन दिखाई देता है नई सदी में। तो इस तरह से साहित्य में दिखाई देता है। अब जो हम अमेरिका के चिंतक हैं थॉमस एल फ्राइडमैन, उनका ये उद्देश्य, उन्होंने खुलकर कहा कि हम भूमंडलीकरण के रूप में क्या चाहते हैं, कैसे अपने वर्चस्व को देखना चाहते हैं। उनका एक कोटेशन वक्तव्य है, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हुआ, तमाम जो है चिंतन की केंद्र में रहा है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिकन तेज दुनिया के मसीहा हैं, प्रचारक हैं, मुक्त बाजार के अगुआ हैं, उच्च तकनीक के वाहक। हम लोग अपने मूल्यों और पिज्जा हट का विस्तार चाहते हैं। दरअसल आज हम देख भी रहे हैं कि ये जो पॉपुलर कल्चर है, जो मैकडोनाल्डीकरण है, पब कल्चर है, मोनो कल्चर है, ये सब पश्चिम से ही आई है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग समूची दुनिया से यही चाहते हैं कि वे हमारा अनुसरण करें, हमारी तरह लोकतांत्रिक व पूंजीवादी बन जाएं, जिसमें प्रत्येक पार्ट में एक वेबसाइट हो और प्रत्येक होठों में पेप्सी हो और प्रत्येक कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट हो। ऐसा एक अमेरिकी कह रहा है, तो क्या चाहता है। तो जाहिर सी बात है कि सफल भी हुए, नीतियां ऐसी बनी विश्व में, ऐसे परिवर्तन हुए कि अनायास ये जो है उस देश की वर्चस्व या पूंजीवादी मानसिकता बढ़ती गई। और आज हम लोग इसके प्रभाव में देख भी रहे हैं। साहित्य की बात करें तो एक कवि हैं सोनचिड़ैया जी। सोनचिड़ैया कविता लिखते हैं, राकेश रंजन जी कवि हैं। उन्होंने कहा सोन चिड़ैया उड़ने में कैसा लगता है, मुक्त नहीं बोलूंगी भैया, कहने का पैसा लगता है। तो किस तरह बाजारवाद ने हमारे सोच में, हमारे विचारों में हस्तक्षेप किया और हर तरीके से आर्थिक दृष्टिकोण हावी होता गया, कहीं ना कहीं स्वार्थ सिद्धि प्रबल होती गई। और संस्कृति हमारे पश्चिम की जो संस्कृति है, जो अब संस्कृति कह रही है, वो सांस्कृतिक विस्थापन के रूप में हम देखते हैं। हमारी संस्कृति धीरे धीरे विस्थापित होकर पश्चिम संस्कृति स्थापित होती जा रही है। बहुत पहले इसको एक हमारे महात्मा गांधी साहब जी ने उन्हें आगाह किया था कि मेरा कहना है कि हम देश दुनिया से बचकर रहें या अपने आसपास दीवारें खड़ी कर लें। मैं जरूर कहता हूं कि पहले हम अपनी संस्कृति का सम्मान करना सीखें, उसे आत्मसात करें, दूसरी संस्कृतियों के सम्मान की, उनकी विशेषताओं को समझने और स्वीकार करने के बाद उसके बाद आ सकें। मतलब पहले हम अपने जड़ों को पहचानें, हम अपने मूल्यों को समझें, फिर हम जो और आयातित संस्कृति है, विदेश की संस्कृति, अगर उसमें कुछ अच्छाई है तो जाहिर सी बात है हम उसको ग्रहण कर सकते हैं और किए भी हैं। हमारी संस्कृति जो विभिन्नता में एकता की बात कही जाती है वो दृष्टिगत होती है। हमने बहुत सारी संस्कृतियों को आत्मसात किया है। तो उन्होंने कहा कि पहले हम अपनी संस्कृति को बचा कर रखें, अपनी अस्मिताओं को बचाएं। महात्मा गांधी साहब ने बहुत पहले ही कह दिया था। अगर आज हम उन
उनके दर्शन को अगर संजो कर रखते तो ये जो बक्तेश्वरी संस्कृति है इतनी भयावह रूप से हमारे सामने खड़ी होकर इस सामने न खड़ी होती। खैर, एक उपन्यास रविंद्र कालिया साहब ने लिखा है ABCD, तो देखते हैं किस तरह से ये सांस्कृतिक विस्थापन जो है दिखाई देता है। उन्होंने उस उपन्यास, बहुत छोटा सा है लेकिन बड़ी 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 बातें इस उपन्यास में कही गई हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे उस उपन्यास में कि हमारे जो कुछ लोग हैं विदेशों में जाके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वहीं के निवासी भी हो गए हैं, प्रवासी भी NRI। कनाडा में एक परिवार रहता है, पति पत्नी गए थे, अब उनके यहाँ बच्चे हो गए। बच्चे तो कनाडा की संस्कृति को अडॉप्ट कर लिए, ग्रहण कर लिए, लेकिन जो पति पत्नी यहाँ से गए थे, यहाँ के संस्कार लेकर गए थे, वो उनसे छूट नहीं पा रहा है, वो उसको भूल नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने उस उपन्यास में दिखाया है कि कैसे सांस्कृतिक विस्थापन की प्रक्रिया दिखाई देती है हमारे यहाँ। तो उसमें एक पत्नी जो महिला है वो अपने पति से बोलती है कि मैं तो अपने को कोसती रहती हूँ कि ऋषियों मुनियों की पवित्र धरती छोड़कर यहाँ क्यों चली आई। पिछले जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा, इसका दंड भोग रही हूँ। उसके मन में भारत की संस्कृति को भुलाना मुश्किल खत्म होता है और वे लगातार अपनी जमीन, अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति को याद करते हैं। ऐसे बहुत सारे उपन्यास हैं जो प्रवासियों पे लिखे गए, वो अपने देश को याद करते हैं, संस्कृति याद करते हैं। और बहुत सारे चीजों को इधर भी दिखाई देते हैं हमारे देश में कि कैसे जो है हमारे सभ्यता और संस्कृति में पश्चिम का प्रभाव दिखाई देता है। एक उपन्यास है मुन्नी मोबाइल, अभी लिखी गई है नई सदी में। उसमें उस उपन्यास में हम देखते हैं कि कैसे महानगरों में जो मोनोकल्चर हुआ, जो पश्चिम की संस्कृति है, हमारी संस्कृति के अपसंस्कृतिकरण करके सांस्कृतिक एक तरह से सांस्कृतिक अपहरण कर ली। तो जो हमारी कल्चर जिस तरह से फटाफट संस्कृति बढ़ती जा रही है, हड़बड़ी वाली संस्कृति, इसी चीज में बहुत हड़बड़ी, आज अलग मतलब जीवन जी रहे हैं, कल को बदलाव बहुत जल्दी देखने को मिल रहा है इस संस्कृति में। तो कुंडलीकरण की संस्कृति कैसे महानगरीय जीवन पर अपना रंग चढ़ाती दिखाई देती है, इसका यथार्थ चित्रण अगर बहुत ही तरीके समझना हो तो मुन्नी मोबाइल में हम देख सकते हैं। इसका एक उदाहरण हम जो आप सामने रख रहे हैं, संक्षेप में समझ जाएंगे कि पूरी कैसे हमारी संस्कृति उस तरह से ढाला मेला हो गया, पूरा ढाल में डटमट हो गया। तो उस उपन्यास में सौरभ जी लिखते हैं कि लड़की खास इंप्रेसिव नहीं है लेकिन है बिंदास। 5 फुटी उस लड़की के बाल बरगंडी और लटे गोल्ड, दुबली होने के लिए कान में आईपॉड नैनो लगाकर छत पर ब्रिस्क वॉक करती है। आईपॉड से कान खाली होते ही तो मोबाइल उसकी जगह ले लेता है। जंक फूड पर पली है, दाल भात से अगर वास्ता पड़ा होगा तो बचपन में। पिज्जा मार्गरीटा उसकी पहली पसंद है। डोमिनो से लेकर पिज्जा हट तक सभी वेंडर उसके घर पर आमतौर पर खड़े रहते हैं। कभी कभी उसके टेरेस पर पार्टियां भी होती हैं, हल्का म्यूजिक भी होता है, सिगरेट के छल्लों से टेरेस भर जाता है। पार्टी जैसे जैसे परवान चढ़ती है, बियर के कहीं नीचे गिरने शुरू हो जाती है। जो ये दृश्य बन रहा है, यह आज के हमारे यथार्थ महानगरों की यथार्थ जीवन है। हम अपने जो हमारी जो जीवन मूल्य, हमारी मूल्य चेतना थी, वो कहीं न कहीं धीरे धीरे छूटती नजर आ रही है। हालांकि संजय हुए हैं, ऐसा नहीं कि पूर्ण खत्म हो गई या कोई गुंजाइश नहीं बची है वापसी करने की या अपने संस्कृति को संरक्षण करने की, लेकिन कहीं न कहीं हमारी जो युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित दिखाई देती है। और वो भी उसको खबर भी नहीं, उसको खबर नहीं, वो अनायास ही अनचाहे में ही उसको ग्रहण करने लगा है। होली ग्रहण संस्कृति की जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है जो हमारे जीवन यापन में, हमारे साहित्य में प्रभावित किया, वह उपभोक्ता संस्कृति संस्कृति। हमारा जीवन जो है केवल खाने पीने की और ही ज्यादा, खाने पीने मतलब यह है कि ज्यादा आध्यात्मिक और ज्यादा ज्ञान की तरफ हमारा रुझान कम रहा ग्रहण करने की। बस फटाफट संस्कृति, मौज मस्ती को अपना जीवन का मुख्य ध्येय साध्य मान लिया गया है, ऐसा हम देखते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति है, एक तरह से कहें कि जो रुपए की खनक है वो हमारे जो बाजारवाद का दौर चल रहा है, जिसे ग्लोबलाइजेशन में, उसमें हम कह सकते हैं कि जो रुपए की खनक है, जो पैसे की खनक है, वो हमारी जिंदगी की जो मुख्य खनक थी, जो मुख्य आवाज की जो धड़कन थी, उस खनक को फीका कर दिया है रुपए की खनक ने। तो ऐसे उपभोक्तावादी संस्कृति का बढ़ावा देखने को मिल रहा है आज के समय में। तो एक उपन्यास है अलका सरावगी जी का, एक ब्रेक के बाद, जिंदगी का कैसे दिखाई देता है समाज को। उन्होंने
दो पक्ष रखे हैं उसके। एक तो जो सकारात्मक पक्ष है वो ये है कि एक ब्रेक के बाद नाम से ही जैसा लग रहा है कि मनुष्य के पास जो अगर टैलेंट है, अगर स्किल्ड है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी अवधारणा रही है काम के 60 वर्ष हो गए तो आदमी काम वर्क नहीं कर पाएगा, अब वो रिटायर होकर घर पे जाए। एक ब्रेक के बाद उपन्यास में यह बताया गया है कि अगर आपका टैलेंट है तो आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं या कोई भी प्राइवेट फर्म है, रिटायर का कोई ऐसा मानक नहीं, 60 वर्ष हो गए तो रिटायर हो गए। 65 साल 70 साल जब तक आप ये मतलब शरीर काम कर रहा है, मन दिमाग काम कर रहा है, वो आपसे काम लेते रहते हैं और आपको कहीं ना कहीं रोजगार मिलता रहता है। तो उसी उपन्यास में जो उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी है वो उसमें दखल दे रही है कि वो लिखती हैं आकाश रावगी जी एक ब्रेक के उपन्यास में कि जो जमाना चल रहा है ये दिल मांगे मोर का जमाना है। हर आदमी के पास, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई ऐसा सपना है अपने को देने। तो उस उपन्यास में एक पात्र दूसरे पात्र से कहता है मैन के पास बड़े से बड़े सपने, दलाल का दूसरों की मेहनत की सब पाते रहने का सपना है, का सपना है, अफसर का घूस की रकम सब परिवार साथी माल में खर्च करने का सपना है। मतलब है जो कि ढूंढनिका की संस्कृति से कहीं ना कहीं छूटी नजर आती है, ओत नजर आती है, इससे प्रभावित होती है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे साहित्य में नजर आता है। तो इस तरह से ढूंढनीकरण और संस्कृति की प्रभाव हमारे समाज में दिखाई देता है। बहुत सारी चीजें, जीवन मूल्य का पतन, जो नग्नाली प्रक्रियाकरण प्रक्रिया है, ग्लोबल विलेज की धारणा है, या न उदार आपके सैन्य साम्राज्यवाद दिखते ही है, वो पश्चिमी देशों का जो है प्रोपोगंडा है जिसको कहते हैं, उसके इसके माध्यम से बताएंगे कि हमारी संस्कृति तो दुनिया के जो विभिन्न अपनी अस्मितावादी संस्कृतियां थी लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में या साउथ एशिया में, पूरे एशिया में, उनको कहीं ना कहीं ऊपर जो है अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी विचारधारा को थोपते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो बंदूक के सहारे थोपते हैं या बाइबिल के सहारे थोपते हैं। बंदूक बाइबिल का जमाना नहीं रहा, अब वो आपको कोक के सहारे थोपेंगे, जंक फूड के सहारे, सोशल मीडिया के सहारे थोपेंगे और तमाम तरीके से सब कल्चर जो इनके कल्चर है उसके सहारे ऊपर आपको लादने का प्रयास करेंगे कि आप अगर ऐसा करते हैं, ऐसा जीवन यापन करते हैं तो आप विकास की ओर अग्रसर हैं, आप जो है एजुकेटेड जो है कहे जाएंगे, आप विकसित कहे जाएंगे, आपका जीवन सफल होगा, उनकी अवधारणा है। जबकि ऐसा मानते हैं, हमारे मानना नहीं रही है अवधारणा। अभी हमारे दो प्रमुख वक्त यही कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य जो संतृप्त है, जुड़ी हुई है पूरी तरीके से आज के विचारधारा से। मैं पहले ही देखिए कहा था कि अनुनासिक संबंध में जनता के चित्त विद्योग संचित प्रतिबिंब होता है, तो जुड़ाव हमेशा दिखाई देता है, एक आईना दिखाया जाता है साहित्य हमारे कंटेंट में, हमारे मात्रात्मक और गुणात्मक मतलब देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमारा जो साहित्य है माध्यम से मानव मन में सांस्कृतिक प्रतिरोध की गति देते हुए एक ऐसे समाज की नींव रखने का प्रयास कर रहा है जो हमारी संस्कृति संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण काम करता है। नमस्कार करते हैं, धन्यवाद देते हैं सभी आदरणीय को। बहुत बहुत आवाज में, हाँ आवाज में कुछ आपकी आवाज कट रही है सर। अजीत कुमार जी सर। अजीत कुमार जी सर की श्रीमान जी की नेटवर्क
प्रॉब्लम से शायद हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, जुड़ नहीं पा रहे हैं। आपकी आवाज में समस्या आ रही है। अजीत कुमार जी का हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। बहुत बहुत भूमंडलीकरण की संस्कृति और हिंदी साहित्य इस विषय को केंद्र में रख करके आपने जो प्रतिपादन किया है, निश्चित ही वो अभूतपूर्व है और सभी के लिए प्रेरणादायी है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अगले वक्ता के क्रम में डॉक्टर अखिलेश कुमार शर्मा जी, जो मिजोरम केंद्रीय विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आपका विषय है वर्तमान के सवाल और साहित्य की दृष्टि। इस विषय पर आप अपना उद्बोधन दे करके हम सभी को अनुग्रहित करें। डॉक्टर अखिलेश कुमार शर्मा जी। धन्यवाद कृष्णदेव शुक्ल जी। श्री दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय सांगानेर जयपुर के तत्वाधान में आयोजित ये राष्ट्रीय वेबिनार और जैन समिति के अध्यक्ष हम सबके आदरणीय माननीय एन के सेठी साहब, संस्था के अध्यक्ष मानद मंत्री श्री महेश चंद्र जैन चांदवाड़ जी, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार जैन जी, महाविद्यालय में आईक्यूसी के समन्वयक मेरे अग्रज डॉक्टर ललित किशोर शर्मा जी, अन्य प्राध्यापकों में वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर हितेन जी, श्रीमती गुंजा पाटनी मैडम, रेखा मैडम, सतीश जी, विनय जी, शैलेश जी, संदीप जी और वेबिनार के संयोजक सुनील पुरी गोस्वामी जी, अन्य मित्र राकेश जी, अमित जी, मल्होत्रा जी और महाविद्यालय परिवार में हमारे मदन जी, बाबू जी और बाई जी, सभी को नमस्कार करते हुए प्रिय विद्यार्थियों, श्रोता, दर्शक बंधुओं, आज का जो विषय है उस पे आप इससे पूर्व डॉक्टर अजीत कुमार पटेल जी ने भूमंडलीकरण की संस्कृति और हिंदी साहित्य पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। होना तो ये चाहिए था, हम जिनको सुनने आए थे ऐसे हमारे वरिष्ठ विद्वत विशेषज्ञ, हमारे सबके आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद रावका जी, पूर्व प्रोफेसर राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत कॉलेज जयपुर, उनका एक स्नेह और आशीष मेरे पर रहा, जिस की वजह से मैं दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में अध्यापन के नाते जुड़ पाया। सर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार। आज के संदर्भ में जब विषय चयन की बात हुई तो मन में आया कि जो पूर्व में हो चुका है उससे अलग, उससे इतर किसी विषय पर संवाद किया जाए और उस पर चर्चा की जाए। तब निकल के आया कि हिंदी साहित्य के संदर्भ में वर्तमान के सवालों पर उस जांच पड़ताल की जाए, क्या वर्तमान के सवालों का उत्तर हमारा हिंदी साहित्य हमें देता है, हमें कोई दृष्टि प्रदान करता है क्या। तब जो ही हम हिंदी साहित्य के पूरे परिदृश्य पर निगाह फेरते हैं, तब कुछ पहलुओं को हम टटोलते हैं तो पूरे समूचे हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक वो हमें दृष्टि प्रदान होती है। वो कहीं ना कहीं हमारे साहित्य के उन बिंदुओं की प्रासंगिकता आज भी वर्तमान में बनी हुई है। हिंदी साहित्य के इतिहास
की जब हम बात करते हैं और वर्तमान सवालों की जब चर्चा करते हैं तो हिंदी साहित्य के मौलिक ग्रंथकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारे सामने उपस्थित होते हैं और वे अपने इतिहास ग्रंथ में शुरुआत में जिस बात की टिप्पणी करते हैं, जिस बात को रेखांकित करते हैं मित्रों, वे बात उनकी दृष्टि की निर्मिति करती है और पूरे समूचे इतिहास को समझने के लिए आचार्य शुक्ल की पंक्ति को कोट करना बेहद जरूरी है, जहां से हम अपनी बात को प्रारंभ करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये इतिहास की दृष्टि है, ये आचार्य शुक्ल की दृष्टि है। इस शुक्ल की दृष्टि की निर्मिति से पूरे इतिहास को जब हम देखते हैं, परखते हैं, तो उन्हीं में से हमें वर्तमान के सवालों का जो तत्कालीन संदर्भों में भी प्रासंगिक हैं हमें जवाब मिलता है। आइए मित्रों, उस पर हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। चूंकि यह कार्यक्रम दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में हो रहा है, तो मैं अपनी बात को जैन आचार्य से प्रारंभ करना चाहूंगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल की जब हम बात करते हैं तो आदिकाल के प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र, जिनका एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समय इन्होंने लिखा, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का उल्लेख है, समावेश है। और उसमें वो लिखते हैं, और पंक्ति न केवल भारतीय दृष्टि को समझने की हमें एक चिंतन का एक नजरिया, एक फलक हमें देती है, बल्कि यूं कहें आज जब चीन के आत्मघाती हमले हमारे यहां पर हो रहे हैं, तब वो पंक्तियां बहुत बेहद प्रासंगिक हो जाती हैं। भला हुआ जो मारिया बहन म्हारा कंत, लज्जे जो तू वैस्यव जय भक्का घर अंत। एक सखी अपनी दूसरी सखी से क्या कहती है, तो उसका पति युद्ध पे जाने वाला है या जा चुका है, तो उसके मनोभावों को पड़तालते हुए, उस मनोभावों को पड़तालते हुए पंक्ति बहुत प्रासंगिक है, जिसमें हमारे वर्तमान निहित है। सखी भला हुआ जो हमारा कंतु, मेरा पति, मेरा प्रिय युद्ध में शहीद हुआ। यदि वह युद्ध से भाग करके आ जाता तो मैं अपनी सखियों को क्या मुंह दिखलाती। ये भारतीय स्त्री का चरित्र है, ये भारतीय उन वीरांगनाओं पत्नियों का चरित्र है जो हमें साहित्य से मिलता है। इन तमाम पूरे प्रसंगों में जब हम ऐसे पड़ोसी देशों के आत्मघाती हमलों से गुजरते हैं और वहां पर हमारे देश के सैनिक शहीद होते हैं, तो उन शहीद की पत्नियां क्या सोचती होंगी, उनके मन में वेदना की कसक कैसे उठती होगी। उस वेदना से जूझने के लिए, उस वेदना को समदृष्टि पाने के लिए वहां पर ये पंक्तियां बड़ी प्रासंगिक होती हैं। और उसके बाद जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम महाकवि की चर्चा करते हैं तो हमें कवि चंद याद आते हैं, चंद बरदाई याद आते हैं। कवि चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सखा भी थे, सामंत भी थे और राजकवि भी थे। कहते हैं कि कवि चंद और महाराजा पृथ्वीराज का जन्म भी एक दिन हुआ और एक दिन ही वो संसार को विदा करके गए, एक दिन संसार को छोड़ा। कवि चंद ने पृथ्वीराज रासो नामक हिंदी का प्रथम महाकाव्य लिखा। कवि चंद का जीवन पृथ्वीराज के साथ ऐसा मिला हुआ था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते। देखिए मित्रता की कैसी दृष्टि है। एक राजा है, एक राजकवि है, वो दोनों सखा भी हैं, उसके सामंत भी हैं। लेकिन क्या मित्रता की दृष्टि हमें यहां से नहीं मिलती। अंत तक देखिएगा, जब महाराज पृथ्वीराज को मौत का फरमान सुनाया जाता है तब भी चंद उनके साथ साथ खड़े रहते हैं। वो मित्रता की दृष्टि देखिए आप।
और ये दृष्टि हमें से मिलती है, हिंदी साहित्य के उन तमाम प्रसंगों से मिलती हैं। महाराज पृथ्वीराज अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में जीवन की तमाम घटनाएं हमें याद आती हैं, लेकिन वो पंक्ति हमें याद आती है जो बार बार हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। उस पंक्ति की पर पृष्ठभूमि पर जब विचार करते हैं तो संयोगता का अपहरण वाला प्रसंग आता है, जयचंद की गद्दारी याद आती है, युद्ध में साउद्दीन के साथ में युद्ध होते हैं और अंतिम कई युद्धों के बाद जब युद्ध में बंदी बनाए जाते हैं, महाराजा पृथ्वीराज बंदी बना करके पृथ्वीराज को गौरी के सामने ले जाया जाता है, भरे दरबार में मौत का फरमान सुनाने की बारी आती है। ठीक उसी समय अपनी मित्रता को निभाते हैं कवि चंद और पृथ्वीराज के शब्द भेदी की चर्चा करते हैं गौरी के सामने, और फिर वहां उन्हें वो अवसर मिलता है कि शब्द वेदी बाण की परीक्षा ली जाए। और फिर देखिए मित्रों, कवि चंद अपनी उन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कैसी गणित बैठाते हैं। ये काव्य की गणित है, ये कविता की गणित है, जिसे पृथ्वीराज समझते हैं, जिसे उनका मित्र समझता है। और उन पंक्तियों से देखिए पूरा पासा पलट जाता है, पूरा साहित्य हमारे सामने दृष्टि का फलक लेके आता है। और वो 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच्चू के चौहान। ये मच्चू के चौहान हमारे हिंदी का जब हमारे सामने ऐसी लक्ष्य भेदी कोई भी चुनौती हमारे सामने होती है, हमारे दिमाग में बरबस एक पंक्ति आती है कि मच्चू के चौहान। और उस समय अगर आपके पास ऐसा कोई कवि चंद जैसा मित्र है तो सोने पे सुहागा। और होते हैं, जीवन ऐसी ही शब्द भेदी लक्ष्य भेदी चुनौतियों से जब गुजरता है तो ऐसे मित्रों की बिना मित्रों के संसार ऐसी काव्य की गणित, ऐसी कविता की गणित हमें हमारा साहित्य प्रदान करता है। हमारे साहित्य की दृष्टि हमें निरंतर जुड़ने का माध्यम पैदा करती है। आदिकाल की एक जगनिक प्रसिद्ध कवि जिन्होंने महोबे के 2 देश प्रसिद्ध वीरों आला और उदल का वीर चरित्र लिखा, आला खंड नाम से जाना जाता है। और उसकी पंक्तियां जब जब मानव जीवन के 100 वर्षों के इतिहास की जब बात होगी और विशेषकर भारत की सीमा पर खड़े हुए सैनिकों के शहीद हुए उस मातृभूमि के टीका लगाने की जब बात होगी, तब भारतीय सैनिकों को, क्षत्रियों को याद आनी चाहिए जगन की पंक्तियां, जिसमें कहते हैं कि 12 बरस ले कोकर जियो, ओ 13 ले जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। जीवन की सार्थकता लंबे जीवन जीने में नहीं है, छोटा हो लेकिन श्रेष्ठ हो, मानवीय जीवन की कर्मठता हो, जिस जीवन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य की पूर्ति हो, वही जीवन आपका सार्थक है। क्या ये दृष्टि हमें साहित्य प्रदान नहीं करता है? इतिहास के कालखंडों से जब हम गुजरते हैं, प्रत्येक कालखंड में उस साहित्य की पंक्तियां, उस साहित्य की रचनाएं हमारा मार्गदर्शन करती है। महाविद्यालय में जब वेबिनार की विषय चयन की बात हुई तब समन्वयक ललित किशोर जी ने कहा कि कुछ ऐसे विषय पर बात रखी जाए जिससे हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों को और सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी एक रोचकता का अनुभव हो। तो ऐसे विषय के साथ जब हम बात करते हैं तो हमें साहित्य के तमाम कालखंडों को स्पर्श करना जरूरी है। लेकिन फिर भी हम आदिकाल से लेकर के द्विवेदी युग तक के कालखंडों की हम चुनिंदा उदाहरणों के साथ बात करेंगे, क्योंकि आधुनिक कविता पे इससे पहले के व्याख्यान में बात हो चुकी है। चिंतन कबीर याद आते हैं।
कबीर उन सामाजिक आज के तमाम सामाजिक संदर्भों में सबके कहते हैं और ताको काडी खा जोनर बकरी खात है तिनको कौन हवार। जैन धर्म के सिद्धांतों को पढ़ाने वाला महाविद्यालय और वहां पर कवि प्रासंगिक हैं। क्या ये तालमेल नहीं है? क्या ये साहित्य की दृष्टि नहीं है? चाहे वो साहित्य जैन साहित्य हो चाहे हिंदी का साहित्य हो, जुड़ती हुई चली जाती है। और सोखते रहे नियारो, नियारो अलग हर्ष और सोखते रहे नियारो नाही मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जही परसे नहीं ते ही घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जही नर पर कीनी, कीन तिन पर यह जुगत पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी के संग पानी। ऐसी सुख और दुख की परिस्थितियों से, दोनों स्थितियों को जब जी लेता है तब एक शब्द हमें याद आता है, उगते छिपते कैसी भी परिस्थिति हो, सुख सार
धर्मों में जब बात होगी तब ये कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जहां भी जाते अपना ये दोहा जरूर सुना के आते। मार्मिक व्याख्यान में दोहा उनके व्याख्यान में जरूर शामिल होता और वो कहते निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। बिना निज भाषा ज्ञान के, महात्मा गांधी भी इस बात की चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी ने तो कहा भी है, देश की आजादी हिंदी भाषा में से यदि मुझे किसी एक को चुनना पड़े तो मैं हिंदी को चुनूंगा, क्योंकि हिंदी के बूते आजादी रहेगी। हरिश्चंद्र इसी बात मातृभाषा के पक्ष में खड़े होते हैं और जहां भी जाते हैं इस तरह का वो अपना व्याख्यान में इस तरह को जरूर सुनाते हैं। तो क्या दृष्टि हमें इस भाषा के इन षड्यंत्रों में, जब भाषा की दूरियों की बचाव की जब चर्चा होगी, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रासंगिक हो। हमले होते हैं, पड़ोसी देश किस तरह से अपनी दुश्वारियों के कारण, अपनी अनैतिकता की चालों के की कालिमा को मेट दो, निज जीवन निज देश को जीवन सहित तन तथा धन बेट दो। वैश्यों व्यापारियों की भी पहल है, क्षत्रियों के साथ व्यापारी, दो विशेष वर्ग हैं अभी, व्यापार पे पूरा जाल है और क्षत्रिय जो सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो दोनों को देखो किस तरह से प्रासंगिक होती है पंक्तियां इन वर्तमान संदर्भ में। वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। क्या गद्दा हमें अपनी दृष्टि से हमें राह नहीं दिखाते हैं। इन तमाम प्रसंगों पर जब जब इस भारतीय व्यापार की नीति पर चर्चा होगी, तब या हम कहें कि आज के संदर्भ में जो आत्मनिर्भरता का बिगुल बजाने की जब बात होगी, ऐसे उल्लेख हमारे सामने, साहित्य हमारे सामने कहते हैं साय की तरह खड़ा होकर के और हमें दृष्टि प्रदान करता है। भारत सीमा पर जब भी युद्ध हुए, भारत में उस युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे किए। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रवादी कविता के पुरोधा कवि हैं और पुष्प की अभिलाषा में क्या कहते हैं, वो भारतीय सैनिक की पंक्ति है, वो भारतीय सिपाही की पंक्ति है, वो भारतीय शहीद की पंक्ति है, जो कहती हैं कि मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। ये पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से भारतीय उस सैनिक, भारतीय उस सिपाही के मन की अभिलाषा को व्यक्त करती हुई ये साहित्य की दृष्टि है, जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। हमें एक रास्ता सुझाती है, तमाम उन परिस्थितियों, विपरीत हालातों से निकलने का रास्ता सुझाती है। तुलसीराम शर्मा दिनेश की पंक्तियां किसानों के संदर्भ की भी बात होनी चाहिए। किसान आत्महत्या करते हैं, क्यों आत्महत्या करते हैं, क्या कारण है आत्महत्या करने का। खूब सारे प्रसंग, खूब सारे समाचार हमारे सामने आए दिन आते हैं, दीन दरिद्रों के प्रश्न हमारे सामने आते हैं, तब वो पंक्तियां तुलसीराम शर्मा दिनेश की प्रासंगिक होती हैं, दृष्टि प्रदान करती हैं। दीन दरिद्रों के देहों को मेरा मंदिर मानो, उनके आर्त उसासों को ही बंसी का स्वर जानो। जब उनके आर्त उसासों को बंसी का स्वर मान लोगे, उनकी वेदना को अपनी वेदना मान लोगे, तब उनकी वेदना नहीं रहेगी, संवेदना हो जाएगी, उसे महसूस करने वाले होंगे। फिर आगे कहते हैं वो, जो रखता है जग के तन को, जो रखता लज्जा सबकी, जिसके पूत पसीने द्वारा बनती मज्जा सबकी। आज कृषक वह पिसा हुआ है इन कमत भूपों द्वारा। भूपों, ये राजनीति करने वाले भूप राजा, उसकी घर की गायों का रे दूध बना मदिरा सारा। दूध उसका मदिरा बन गया, उसकी मेहनत की कमाई सब पानी। क्या ये किसानों की वेदना के साथ तुलसीराम शर्मा दिनेश की साहित्य की पंक्तियां हमें दृष्टि प्रदान नहीं करती? करती हैं।
प्रासंगिक हैं। और फिर हम छायावाद पर जब आते हैं तो प्रसाद हमारे लिए बड़ी संवेदनशील होकर के रास्ता सुझाते हैं। कामायनी की इन पंक्तियों के साथ देखिए, हम संवेदनशील हो चलें यही मिला सुख, कष्ट समझने लगे बनाकर नित्यकृत्रिम दुख। अपनी किसी भी स्थिति को लेकर के दुख का अनुभव करना संवेदन है। दुख को पास में पकड़ने देना, अपनी मौज में मधु मकरंद में मस्त रहना ही वांछनीय स्थिति है। ये तमाम स्थितियों पर जो हम चर्चा करते हैं तो ये तमाम परिदृश्य हमारे सामने उपस्थित होते हैं और इस उपस्थिति से ही साहित्य उस दृष्टि के द्वारा हमारे सामने अपनी सार्थकता को व्यंजित करता है, प्रकट करता है। मित्रों, चूंकि शुरुआत में इस बात का उल्लेख किया था कि वर्तमान के सवालों की पूछताछ साहित्य की दृष्टि के साथ करेंगे और विशेषकर हिंदी साहित्य के संदर्भ में करेंगे, और वो भी चुनिंदा उदाहरणों से आदिकाल से लेकर के छायावाद तक हम पहुंचेंगे। इससे पहले आधुनिक कविता यानी प्रियोभास से आगे तक समकालीन कविता तक हम बात कर चुके हैं, इसलिए हमें छायावाद तक ही इस बात को समेटना है, संतुलित करना है। लेकिन फिर भी मन में एक बात है, इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे पठनीय श्रोता विद्यार्थी भी जुड़े हैं जिनके सामने कुछ चुनिंदा कहानियों के माध्यम से, एक दो कहानियों के माध्यम से अपनी इस बात को मैं पूरा करना चाहूंगा। मित्रों, आज का ये जो समय है, इस समय हम देखते हैं कि किस तरह से हमने अपनी तमाम आवश्यकताओं को कम कर लिया, सीमित कर लिया। आपदा का समय था, आपदा से पूरी दुनिया लड़ी, पूरा भारत लड़ा, हम भी लड़े। उस आपदा से लड़ने का, इस महामारी से जूझने का जो साहस हमारे अंदर, हम साहित्य वालों के अंदर अगर किसी ने पैदा किया तो साहित्य ने पैदा किया, तमाम चीजों को लेकर, चाहे लोक के संदर्भ में देखें, चाहे शास्त्र के संदर्भ में देखें, चाहे हमारे जीवन के संदर्भ में देखें। मित्रों, मैं इस अपनी पूरी बातचीत को समेटते हुए आधुनिक हिंदी कथा साहित्य की कुछ चुनिंदा कहानियों के साथ अपनी बात को पूरा करना चाहूंगा। और जब कहानियों की बात होगी तब हम प्रेमचंद को याद करना चाहेंगे, पंडित गंगाधर शर्मा गुलेरी को याद करेंगे और फर्नीस और रेणु जी की कहानी करना चाहेंगे बस। और इसके साथ देखिए, जब आज बाजार पूरा सिमटा हुआ था तब हमें प्रेमचंद की एक कहानी ईदगाह याद आती है। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह के संदर्भ में एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट करने की जरूरत है कि आज प्रेमचंद की ईदगाह कहानी वैश्वीकरण के युग में बाजारवाद को टक्कर नहीं देती। रचनाकार भविष्य दृष्टा होता है। प्रेमचंद ने भी लगभग आज से 8 दशक पहले आज के समय को भापा। उन्होंने हामिद को भरे बाजार में यानी मेले में उतारा। हामिद पूरे बाजार को आज की मॉल संस्कृति को टक्कर नहीं देता है। बाजार का ग्लैमर हामिद पर प्रभाव तो दूर की बात छू भी नहीं पाया। खुद बाजार की चकाचौंध हामिद के आगे पस्त नहीं हो जाती। बाजार हामिद के आगे घुटने टेकता है या हामिद बाजार के आगे घुटने टेकता है? बाजार हामिद के आगे घुटने टेकता है। प्रेमचंद आज के बाजार में दूसरे अर्थों में विदेशी बाजार से लड़ने के लिए हामिद को क्या हमारे पास 8 दशक पहले छोड़ के नहीं गए? प्रेमचंद ने 8 दशक पहले हामिद का जो कैरेक्टर, जो चरित्र, जो पात्र हमारे सामने प्रस्तुत किया, उस विदेशी बाजार के खिलाफ खड़ा हुआ है। वो अपना बाजार चाहता है, वो अपना मेला चाहता है, वो अपनी आवश्यकता चाहता है, अपनी जरूरी सामान की आवश्यकता चाहता है, पर निर्भर नहीं, आत्मनिर्भरता चाहता है। और अभी तो देश में पूरी जिस स्वदेशी आत्मनिर्भरता का बिगुल बजाया जा रहा है, क्या वो हमारे साहित्य में पहले से मौजूद नहीं है? वे बिगुल भारतेंदु हरिश्चंद्र के यहाँ नहीं मिलता है, जिसका हम उल्लेख कर चुके हैं। क्या वह हमारे साहित्य या कुछ अन्य अर्थों में प्रेमचंद के हामिद के यहाँ नहीं मिलता? मैं बड़े जोर देकर के इस कहानी
कहानी के हामिद के उस कैरेक्टर पर अपनी बात को कहना चाह रहा हूं कि मुझे हामिद इस भरे बाजार में बड़ी निर्भीकता और स्वाभिमान से भरा पूरा एक भारतीय नजर आता है, जो तमाम लुभावने आकर्षण के बावजूद अपनी माँ को याद रखता है, अपनी माँ की जरूरत को याद रखता है, जो अपनी है बेहद आवश्यक भी है, जो अपनी है और बेहद आवश्यक भी है, और बड़ी निर्भीकता से बेहद अपनी माँ मतलब अपनी मिट्टी जननी को याद रखता है। क्या हमें आज इस विश्व जार के खिलाफ हामिद का चेहरा याद नहीं आता? आता है तो क्या हम हामिद बनने को तैयार हैं, या नया हामिद गढ़ने को हम कमर कस सकते हैं? सबकी पीड़ाएं अलग अलग हो सकती हैं, तो क्या निदान एक नहीं हो सकता? हो सकता है। सोचने की बात है, दृष्टि फेरने की बात है। तमाम छोटी छोटी बातों के साथ फिर मुझे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी याद आती है। कहानी का पहला पार्ट बालपन के उस प्रेम प्रसंग को लेकर है, जब वहां पर लड़का 12 साल का है और लड़की 8 साल की है। बालपन का प्रेम है वहां पे। मामा के घर जाने का, गर्मी की छुट्टियों में मामा नानी के घर जाने का पूरा प्रसंग वहां पर जीवंत है। अपनी भाषा के साथ, अपनी भाषा के सौंदर्य के साथ, भाषा के प्रकांड विद्वान के साथ गुलेरी जी कई भाषाओं की जानकारी थे, लेकिन फिर भी हिंदी की 3 कहानियों से हिंदी जगत में अमर हो जाते हैं। और विशेष है, हिंदी एकमात्र कहानी दूसरे के जरिए पूरी हिंदी कहानी की अमर कथा को लिख जाते हैं। और फिर वो वार्तालाप होता है। मित्रों, जहां आज के तमाम प्रसंगों में, प्रेम के प्रसंगों में जब लोग आत्महत्याएं करते हैं, मुंबई की घटना हमारी आंखों से भी दूर नहीं हुई है। सुशांत सिंह राजपूत हमारी आंखों से निकले नहीं है। उस पर चर्चा होना जरूरी है। क्या साहित्य हमें दृष्टि प्रदान नहीं करता? गुलेरी जी की कहानी वो हमें दृष्टि प्रदान करती है कि प्रेम का कैसा स्वरूप होता है। और फिर गुलेरी जी की कहानी का पात्र 12 साल का लड़का, 8 साल की लड़की मामा के वहां जाते हैं। मामा के वहां जाने पर वो बाजार में सामान लेने जाते हैं, और बाजार में सामान लेने के समय बाजार में उस दुकान पर उन दोनों की बातचीत होती है। और बातचीत के अंतिम प्रसंग को मैं यहां पर उद्धृत करना चाहूंगा। लड़का पूछता है, आज के संदर्भ में लड़के की हिम्मत नहीं होती है। गुलेरी जी वो हिम्मत किए। गुलेरी जी ने 12 साल के लड़के के मुंह से पहला कथन कहलवाया। क्या कहते हैं? तेरे घर कहाँ है? मगरे में, लड़की कहती है। और तेरा? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अंतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा हो। मैं अपने मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। ये तमाम बातचीत चलती है। दूसरे तीसरे दिन वो लोग मिलते हैं, सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ। और फिर अकस्मात जब वो संभावना होती है तो लड़का एक दिन उससे पूछ लेता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या? तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोलती है, हाँ हो गई। दिखता नहीं है रेशम का कड़ा हुआ सालू? सर वो बालपन प्रेम में सर है। एक आगाह करूंगा अखिलेश जी सर, यस, एक आग्रह करूंगा। ये थोड़ा सा आपका ऐसे भाषण तो सुनने में मन अनवरत कह रहा है, लेकिन थोड़ा विषय को कुछ समेटने का। ओके, ठीक है, धन्यवाद। तो ऐसे प्रसंगों के साथ हमें गुलेरी जी की कहानी याद आती है। इसी के अन्य प्रसंग के साथ भी, ये जर्मन का जब युद्ध होता है वहां पर एक एक सिख भी 1.25 लाख के बराबर होता है। इन तमाम प्रसंगों को समेटते हुए गुलेरी जी की कहानी, और फिर रेणु जी की कहानी तो महामारी के संदर्भ में भी हमें दृष्टि प्रदान करती है, जहां पर लुप्टन पहलवान उस महामारी से जूझते हुए पूरी रात ढोलक बजा करके, और फिर हमें वो साहस पैदा करने का भाव भी वहां पर पैदा होता है। आइए मित्रों, ये महाविद्यालय के वेबिनार के माध्यम से आपसे बातचीत करने का अवसर मिला। समय की मर्यादा का पालन करते हुए 10 मिनट मेरे उपरांत ज्यादा हुए। मैं सभी को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर अखिलेश कुमार शर्मा जी, जिन्होंने वर्तमान के सवाल और साहित्य की दृष्टि विषय पर अपना अत्यंत गूढ़तम व्याख्यान प्रस्तुत किया। सभी हम ऐसे उपकृत हुए हैं। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, और आपका आभार क्या व्यक्त करें, हम स्वयं
धन्यवाद भी नहीं व्यक्त कर सकते हैं। वयमेव धन्यः, हम लोग ही धन्य हैं आपके इस उद्बोधन, दिव्य उद्बोधन को सुन करके। और आज के अध्यक्ष और वरिष्ठ अनुभवी जो हिंदी साहित्य का, जिनका बहुत विशाल अनुभव है, बहुत वरिष्ठ विद्वान हिंदी साहित्य के हमारे जो अध्यक्ष भी हैं, उनका विषय है वर्तमान में हिंदी साहित्य की उपयोगिता। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय और जो मुख्य वक्ता भी हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप हमें वर्तमान में हिंदी साहित्य की उपयोगिता इस विषय पर अपना अनुभवपूर्ण उद्बोधन प्रदान कर हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय आदरणीय श्री डॉक्टर प्रेमचंद रावका जी। ओम नमः। दिगंबर जैन संस्कृत महाविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित इस वेबिनार में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इस संस्था के अध्यक्ष कुशल प्रशासक आदरणीय श्री एन के सेठी साहब, मंत्री श्री महेश चंद्र जी चांदेवाड़ साहब, संस्था के प्रधान श्री प्रोफेसर अनिल जी, ललित जी एवं संयोजक जी, इस संगोष्ठी के संदर्भ में आपने जो आयोजन किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। मेरे पूर्व वक्ता डॉक्टर अखिलेश जी ने वर्तमान संदर्भ में हिंदी साहित्य की उपयोगिता पर बहुत अच्छा प्रकाश डाल दिया। हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर के और आधुनिक काल तक जो कुछ संदर्भ मिलते हैं, उन संदर्भों को वर्तमान से सूचित करते हुए अपना विस्तृत जो व्याख्यान दे दिया है, मैं समझता हूँ उन्होंने मेरे विचारों का मुझे जो बहुत भार हल्का कर दिया, इसलिए उनको उनकी विद्वता बहुत बहुत धन्यवाद है। भारतीय संस्कृति के पिछले 1000 वर्षों के स्वरूप को समझने के लिए हिंदी साहित्य एकमात्र नहीं तो सर्वप्रधान साधन अवश्य है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति के साथ ही भारतीय संस्कृति एक विशेष दिशा की ओर मुड़ती है। भारतीय संस्कृति की जो छाप प्रारंभ हिंदी पर पड़ी है, वह इतनी स्पष्ट है कि केवल हिंदी भाषा के साहित्य के अध्ययन से भी हम भारतीय संस्कृति के विभिन्न रूपों का अनुमान लगा सकते हैं। हिंदी भाषा में उपलब्ध साहित्य का मूल्य केवल साहित्यिक नहीं है, अपितु वह हमारे पिछले 1000 से बहुमूल्य और विशाल साधन है। समूचे भारतीय जनजीवन के अध्ययन के लिए हिंदी का साहित्य कहीं अधिक उपयोगी और विश्वसनीय है। यह साहित्य लोक जीवन का सच्चा और सर्वोत्तम दिशा निर्देशक है। काल को कला में, मृत्यु को मंगल में और ऊष्मा को प्रकाश में रूपांतरित करने की क्षमता इस हिंदी साहित्य में विद्यमान है। साहित्य भाव साहित्यम, जिस रचना में लोक मंगल की भावना हो, मानव मात्र का हित जिससे समाहित हो, वह साहित्य की संज्ञा को प्राप्त होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति जो मानव का परम उद्देश्य है, चरम उद्देश्य है, वही साहित्य का प्रयोजन है। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेशिवेत रक्षते। साहित्य की उपादेयता जहाँ अनेक रूपों में हो, वहाँ जीवन से अशिव या अकल्याण का विनाश करना भी उसका पवित्र ध्येय है। प्रगतिशील साहित्य में सन 1935 में प्रगतिशील साहित्य के लेखक के सम्मेलन में अध्यक्षता करते हुए उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के शब्दों में हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी उत्पन्न करे। सुलाए नहीं, अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है।
साहित्य में हमारी आत्माओं को जगाने की, हमारी मानसिकता को संतुष्ट करने की शक्ति और रसिकता को तृप्त करने की शक्ति होनी चाहिए। हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर आधुनिक काल पर्यंत तक ऐसे काव्यों की रचनाएं हुई जिन्होंने समूचे भारतीय समाज को प्रभावित किया। यह साहित्य जीवन का प्रेरणा स्रोत है। जीवन के शाश्वत मूल्यों के प्रति जागरूकता के कारण यह साहित्य संदर्भशील है। हिंदी साहित्य के में जब हम मध्यकाल का भी अध्ययन करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि जातिवाद जो हमारी सांस्कृतिक एकता का घातक है, उसका मध्यकालीन संतों ने पुरजोर से विरोध किया। नामदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जैन संतों और कबीर आदि ने मनुष्य को जन्म से नहीं कर्म से ऊंचा मानकर श्रेष्ठ मानवता का संदेश दिया। हिंदी संत साहित्य ने कुरीतियों की निंदा कर जाति विहीन वर्ण विहीन मानव समाज की नींव डाली। संत महाकवि समन्वयवादी होते थे। उन्होंने सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मेलन कर एकता की भावना का प्रचार प्रसार किया। रहीम, रसखान, मीरा, रैदास, तुलसीदास, बनारसीदास ऐसे ही महाकवि संत कवि हो गए हैं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्यकार के देदीप्यमान नक्षत्र रहे। भारतीय परिवार, जीवन और समाज के लिए तुलसी ने आदर्श आत्मगुरु उपस्थित कर अपरिमित हित किया। आदर्श राजा राम, आदर्श भाई भरत और लक्ष्मण, आदर्श पत्नी सीता, आदर्श सेवक हनुमान आदि के चरित्र समाज के लिए गृहिणी और अत्यंत उपादेय है। कविवर तुलसीदास का काव्य वर्तमान वातावरण में भी उतना ही उपादेय है जितना पूर्व में रहा। उन्होंने मानवीय मूल्यों की स्थापना कर बड़ा बल दिया। राज्य धर्म की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि राजा को मुख के समान होना चाहिए, जो स्वयं रिक्त रह करके और शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण करता है। उनके शब्दों में मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कह एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। हनुमान सेवक के कर्तव्यों के रूप में भी उन्होंने बहुत प्रकाश डाला है। तुलसीदास जी ने टैक्स पर भी अपनी अभिव्यक्ति दी है। कर धन अर्थात टैक्स की प्रणाली पर तुलसीदास एक दृष्टांत देते हैं। वे कहते हैं कि वर्षा की प्रक्रिया कि जिस प्रकार बूंद बूंद पानी को सूर्य द्वारा खींचा हुआ कोई देख नहीं पाता, परंतु वर्षा से संपूर्ण पृथ्वी तृप्त हो जाती है। उसी प्रकार अमीरों से थोड़ा सा टैक्स लिया जाता है और फिर उससे प्रजा के हित में लगा दिया जाता है। गोस्वामी जी ने आदर्श राम राज्य की कल्पना की। उन्होंने खुल करके कहा, जा सुराज प्रजा दुखारी, सो नभ अवश्य नरक अधिकारी। कि जिस राजा की राज्य में प्रजा दुखी रहे, वह राजा निश्चित ही नरक का अधिकारी है। इसी राम राज्य की कल्पना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने भी आदर्श राम राज्य की बात कही। स्वाधीनता युग की विकृत राजनीति ने कवि को यह कहने को बाध्य किया कि आजादी का स्वप्न क्या था, तो सत्य का क्या हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के अनंतर भारतीय जीवन पद्धति भी बदलने लगी। भारत विभाजन, सामाजिक परिवर्तन की द्रुतता, संस्कृति की सामासिकता के साथ साथ राष्ट्रवाद का नारा भी गूंजने लगा। वैज्ञानिक तकनीकी युग में न पिछड़ने की भावना प्रबल हो गई। स्वदेश अनुराग में निमग्न रहने वाले राष्ट्र कवि मैत्री शरण गुप्त सदैव भारत के गौरव गुणगान के साथ नारी, कृषक तथा वंचितों के हक में खड़े रहे। वे इसी धरा को स्वर्ग बनाने के अभिलाषी थे। वे साहित्य को मात्र मनोरंजन की वस्तु नहीं मानते थे,
उनका कहना था कि साहित्य में समुचित उपदेश भी होना चाहिए। उन्होंने राष्ट्र धर्म को अपनी कविता का विषय बनाया। साकेत के शब्द में राम के प्रति अपनी लघुता और विनम्रता व्यक्त की। राम, आपका चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की ख्याति का आधार ग्रंथ है, जो गुलामी के दौर में भारतवासियों में आजादी का भाव जगाने में सफल हुआ, पूर्ण सहायक हुआ। इसके माध्यम से उन्होंने देश की दशा पर चिंता व्यक्त की। उनके शब्दों में देखिए आप कितनी उनकी अंतर भावना उठ रही है। उनके अंतःस्थल से जो भाव उमड़े कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, अब वो बेचारे आज मिलकर हम समस्याएं ये सभी आज भी ये पंक्तियां हमें जागृत करती हैं। गुप्त जी ने नवीन क्रांति को अपनाया और अपने भारत भारती में अपने देश के उत्थान के लिए आवाज उठाई। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हिंदी साहित्य के स्वाधीनता और समानता को महत्व दिया जाता है। श्री रामधारी सिंह दिनकर ने अपने कुरुक्षेत्र काव्य में, इस समय 1942 का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि व्यक्ति का है धर्म तब त्याग करुणा क्षमा। व्यक्ति की शोभा विनय भी, त्याग भी, किंतु उठता प्रश्न जो समुदाय का भूलना पड़ता है हमें तब त्याग को। माखनलाल चतुर्वेदी के राष्ट्रीय जो अग्रदूत थे कविता के, उन्होंने फूल की अभिलाषा के रूप में डॉक्टर अखिलेश जी ने बात कही है कि मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, जिस मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जामे अनेक पता नहीं। मुंशी प्रेमचंद कथाकार के साहित्य में कृषक, मजदूर, ग्राम्य जीवन की दशा सुधार का संदेश है, वह भी मेरी पूर्व वक्ताओं ने बता दिया है, इसलिए इसमें पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक प्रसंग वर्तमान में बड़ा महत्वपूर्ण है। आधुनिक हिंदी काव्य जगत का श्रेष्ठ महाकाव्य, इस युग के प्रसिद्ध राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा रचित मूक माटी हिंदी काव्य जगत का एक ऐसा कालजयी गौरव ग्रंथ और युग प्रवर्तक महाकाव्य है, जिसके द्वारा महाकवि ने राष्ट्रीय अस्मिता को पुनर्जीवित किया है और सर्वधर्म समन्वय एवं सामाजिक न्याय के लिए एक आचरण संहिता प्रस्तुत करते हुए मानव मात्र को शुभ संस्कारों से संस्कारित करने का अभिनव प्रयास किया, ताकि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक क्षेत्रों में व्यक्ति के भीतर प्रविष्ट कुरीतियों का उन्मूलन किया जा सके। मूक माटी की विशेषता के कारण ही मध्यवर्ती शासन ने इस महाकाव्य को महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया। अनेक शोधार्थी विद्वानों ने इस पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। वर्तमान युग में हिंदी काव्य साहित्य यह एक अनुपम उपलब्धि है। इसमें समाज की समस्त समस्याओं का निराकरण करके और दृष्टिकोणों से, नई दृष्टिकोणों से देखा है और इस ओर आवश्यक संकेती में प्रदान किया है। उनके शब्दों में देखिए, हिंसा, झूठ, परिग्रह के प्रति उन्होंने जोड़ की है। वे कहते हैं पाणी ग्रहण को प्राण ग्रहण का रूप दे रहे हैं। अर्थ की आंख परमार्थ को देख नहीं सकती। अर्थ की लिप्सा ने बड़े बड़ों को निर्लज्ज बनाया है। अब धन संग्रह नहीं, जन संग्रह करो। लोभ के वशीभूत हो, अंधाधुंध संकलित का समुचित वितरण करो, अन्यथा धनहीनों में चोरी के भाव जागते हैं। और सरकार ने हिंदी साहित्य का संबंध शिक्षा प्रणाली से भी है। वे प्राथमिक कक्षा से स्नातकोत्तर अध्ययन के साथ साथ शोध व गवेषणा के क्षेत्र में प्रमुखता रखता है।
हिंदी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा के आगे राष्ट्र की मानस भाषा भी है। वह हमारी मातृभाषा है। भारतीय जनजीवन के उत्कर्ष, अपकर्ष, उन्नति, अवनति की जानते हुए उसके मूल्यांकन का भी उन्होंने उत्कर्ष किया है। उसका एकमात्र आधार हमारा हिंदी साहित्य है। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आत्मनिर्भरता का संदेश इन पंक्तियों में दिया। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिना निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये को सूल। निश्चित रूप से ही साहित्य समाज का दर्पण है। समाज की प्रवृत्तियां साहित्य में प्रतिबिंबित होती हैं। यही कारण है कि किसी भी समाज के जातीय जीवन की विचारधारा, उनका सच्चा और यथार्थ चित्रण उसके साहित्य में मिलता है। समाज के उत्कर्ष और उत्कर्ष जितने भी हैं वे हमारे साहित्य के माध्यम से भी प्रकटित होते हैं। निस्संदेह वर्तमान संदर्भों में हिंदी साहित्य की उपादेयता निर्विवाद है। इस प्रकार वर्तमान संदर्भों में हिंदी साहित्य की उपयोगिता उल्लेखनीय है, स्मरणीय है। हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो नीतिकारों ने बात कही है कि एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षिरन पृथिव्याम सर्वमानवा। आदरणीय महानुभावों, वाल्मीकि के मुख से जो ये छंद निकला, मां निषाद प्रतिष्ठान तंगम शाश्वती समा क्रोण चिंतनादि तमोदि काम मोहितम। एक काम मोहित क्रोंच पक्षी को निषाद ने मार दिया। उनके मुख से जो ये भाव निकले वही साहित्य की सृजन का कारण बन गया। वियोगी होगा पहला कवि, हाथ से उपजा होगा गान, अमित कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता। जिसके हृदय के, जिस सर्वधय व्यक्ति के हृदय में ऐसी उदात्त भावनाएं होती हैं, प्राणी मात्र को देख कर के जिसमें अहिंसा, सत्य और समानता की भावना होती है, उसी का हृदय साहित्य की संरचना में संचलित हो जाता है।